आज हम डिस्कशन करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे आपको फ्री में तैयारी करवाई जाती है। देखिए आप क्या करते हैं, अगर आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसकी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं से आप कोर्स परचेज़ करेंगे, आप किसी न किसी ऐप को डाउनलोड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको सब फ्री में दिया जा रहा है। आपको पीडीएफ भी फ्री में मिली जाएगी। और आप जो भी आपके डाउट हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बना दूँगी। आपको जो भी डाउट है टीआरई टी की सैलरी को लेकर, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जो भी आपको डाउट है, आप सारे कमेंट्स करिए, मैं उनका रिप्लाई दे दूँगी। या तो कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, या मैं उससे रिलेटेड अपनी कोई भी वीडियो बना दूँगी। तो आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री में ही मैं आपको सारी डिटेल उपलब्ध करवा दूँगी। तो कुछ भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक टीआरई 1 में सिलेक्टेड बीपीएससी टीचर हूँ। तो जब मैंने सिलेक्शन पाया है, मैं अपनी स्ट्रेटजी भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। मैं किस तरह से तैयारी करती थी, किन किन बुक्स से पढ़ती थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तो आपको कहीं से भी कोर्स परचेज़ करने की या फिर कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट के अनुसार सारी वीडियो बता दूँगी, आपको रिप्लाई भी दे दूँगी। चलिए आज हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। और इसके पहले हम सिंधु सभ्यता की डिस्कशन कर चुके थे, तो आज हम डिस्कशन करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी, इसका कार्यकाल क्या था। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का विभाजन हमने किया है वैदिक सभ्यता का विभाजन 2 भागों में। एक किया है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हमने किया है क्या, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, दूसरा हमने किया है उत्तर वैदिक काल। अब हमने जो ऋग्वैदिक काल को बांटा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल को हमने डिवाइड किया है 1000 से 600 ईसा पूर्व में। अब देखते हैं आर्य कैसे हमारे भारत में आए थे। तो आज सर्वप्रथम कहाँ से, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूलर, यानी एक हमारे क्या थे, मैक्स मूलर थे, हमारे खोजकर्ता बोल सकते हैं, इनको वैज्ञानिक बोल सकते हैं, खगोलविद बोल सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया था। अगर क्वेश्चन में भी आता तो आप इनको मध्य एशिया ही टिक करके आइएगा। मध्य एशिया था माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता हमें क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा कि जो आर्यों की सभ्यता थी वो हमारी कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा, ये हमारी थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस लेके चलिएगा कि वैदिक सभ्यता हमारी कैसी थी, ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा कैसी, संस्कृत थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो आर्यों की प्रशासनिक, ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, यानी कि इन 5 भागों में डिवाइड थी। कुल के बाद हमारा आता था ग्राम के बाद आता था विश्व के बाद जन आता, जन के बाद राष्ट्र आता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से आज का, ग्राम के मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीणी कहलाता। विश्व के प्रधान राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र दुधार पुरोहित थे। सूत, रत्नकार और कमारी नामक अधिकारी रत्नी कहते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन जो आगे मैंने टेबल बना रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अध्ययन कर सकते हैं। देखिए जो क्या था कि ऐसे ये हमारी क्या होती है, दिशाएं होती। अब यहाँ पे कोई एक राजा होगा, यहाँ पे कोई राजा होगा, इधर पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये रहा हमारा पूर्व, ये रहा हमारा पश्चिम, ये रहा उत्तर, यहाँ पे ये रहा हमारा क्या, दक्षिण। उसी बात करते हैं। जो पूर्व दिशा में जो राजा था उसको हम क्या बोलते थे, सम्राट बोलते थे। ठीक है, जो पश्चिम दिशा में था उसको हम क्या बोलते थे, सौराष्ट्र बोलते थे। उत्तर दिशा में क्या बोलते थे, विराट बोलते थे। और उत्तर वैदिक, थोड़ा बैकग्राउंड जो वॉइस है इसको आप अवॉइड करिएगा प्लीज़। और उत्तर वैदिक शब्द इसको हम प्राची बोलते थे, इसको प्रतीची बोलते थे, और इसको हम उदीजी बोलते थे। दक्षिण के राजा को हम भोज बोलते थे, और मध्य के राजा को हम राजा बोलते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए पूर्व किसको बोलते थे, दुर्गपति को हम पूर्व बोलते थे। स्पष्ट बोलते जनता की गतियों को देखने वाले गुप्तचर को हम स्पष्ट बोलते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता, जो उग्र होता था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट में देखते हैं, ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। जो ऋग्वेद था उसमें किसी भी तरह के अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सभा या समिति की सलाह देने वाली संस्था
थी। जो सभा और समिति सलाह देने राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, ये वाला क्वेश्चन याद आ चुका है। सभा और समिति थे। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियाँ सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, यानी कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो ठीक थी हमारी किसमें, वैदिक सभ्यता में। ठीक है, अब देखते हैं युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ होता है गायों की खोज। दसरा योग्यता का उल्लेख हमें 7वें मंडल में मिलता है, ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दसरा का युद्ध, ये युद्ध परशुरावी नदी किनारे हुआ था। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी नदी है, हमारी परशुरावी नदी है। नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजय हुआ। ठीक है, सुदास का नाम याद रखिएगा, रावी नदी याद रखिएगा, और कौन सा 7वें मंडल में है, क्योंकि कौन सा युद्ध है हमारा, दसरा का युद्ध। अब उपसर्ग संख्या कितनी, 108 है। महापड़ाव संख्या कितनी, 18 है। चलिए आगे देखते हैं। वेदांग 6 है। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। जो आपको याद रखना वो याद रखना कि इनका कौन सा पुरुष सूक्त वर्ण किया है, 10वें मंडल में किया गया, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और जो वर्ण जो हमारी ये जो क्या थी, सब हमारी क्या वर्ण व्यवस्था पे आधारित थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, विभाजन आपको याद रखना है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल कहा जाता था। स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। कौन से काल में, इसी काल पे। चलिए आगे लिखते हैं। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि ये सारी जो व्यवस्था थी स्त्रियों को लेकर, वो इसमें स्त्रियों की स्थिति इस पर ठीक थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विष जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन इसमें मिलता है। जीवन भर अवैध रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, यानी कि अगर महिला नहीं चाहती उसको शादी करना तो उसको ये सब अलाउ था कि वो अपनी मर्जी से सिंगल रहना चाहती तो वो सिंगल रह सकती है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, वह वनस्पति से बनाया जाता था। आगे देखते हैं। आर्यों का मुख्य हो गया है आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उछड़ी। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीव कहा जाता था। ठीक है, जो अंदरूनी वस्त्र थे उनको क्या बोलते थे, नीवी बोलते थे। अब प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देख लेते, ये वाला क्या एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप लोग उसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए दर्शन में देख लेते हैं, यहाँ से कुछ हमेशा पूछा जाता है कि चवाड़ दर्शन थे उसके प्रवर्तक थे चवाड़। योग दर्शन के पतंजलि जी, सांख्य थे कपिल थे, न्याय के गौतम थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे, वैशेषिक के कुड़ादिया और लोग थे। ये आपको सारे दर्शन याद कर लेने, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो ये आपको दर्शन याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं नृत्य क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अध्ययन यानी कि नामबाजन योग पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था, लेकिन सबसे प्रिय देवता क्या थे, हमारे इंद्र थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थी होने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद गंगा का जो उल्लेख है वो 1 बार और यमुना नदी उल्लेख 3 बार, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार और सर्वाधिक नदी का उल्लेख हुआ कौन सी, सिंधु नदी का। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, कौन से, उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेदिक काल नदियाँ देख लेते हैं। कुर्ब को बोलते थे कुर्रम, क्या बोलते, कुर्रम बोलते। कुभा को काबुल बोलते थे। वेजस्ता को झेलम बोलते थे। अक्सकिनी चिनाब, परशुरी रावी, शतुद्री सतलज और बिपाशा को ब्यास बोलते। ये सारे हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये पार्ट 1 था हमारा किसका, वैदिक सभ्यता का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे उत्तर वैदिक काल में।
और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये हमारा ऋग्वैदिक काल था। आपको इसका ये वर्ष भी याद रखना है, ये वर्ष भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा।